नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मनी 9 लेकर हाजिर है एक बार फिर से बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मनी, जहां आपको एक्सपर्ट बताते हैं कि आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं शेयर बाजार पर, आपके निवेश पर। अब शेयर बाजार में अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर निवेश आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपकी राशि के हिसाब से किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट नवनीत ओझा जी से। जय श्रीमन नारायण। नवनीत जी, कैसे हैं आप? बस आनंद में एकदम। जी सर, तो आपने पिछले एपिसोड में 2 और 3 जुलाई को कहा था कि कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली है, वैसा ही हमने देखा। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत में आप हमें बताइए कि आपकी जो कही हुई बात थी, जो आपका प्रेडिक्शन था, वो सही बैठा? उस हिसाब से जो ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति है वो क्या चल रही है और आने वाले टाइम में कैसे रहने वाली है? वर्तमान में अगर ग्रहों की स्थिति हम देखते हैं, 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन सूर्य मिथुन राशि में है, चंद्रमा तुला राशि में है, मंगल सिंह राशि में, बुध कर्क राशि में, शुक्र अपनी स्व राशि वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित है। जी, तो बढ़ते हैं आगे और एक सवाल और मैं जानना चाहूँगी, हम राशियों पर भी बढ़ेंगे। उससे पहले एक सवाल है मेरा कि एक कंपनी है सिगाची इंडस्ट्रीज़, तो इसका जो स्टॉक मार्केट में ये जो लिस्टेड थी कंपनी, इसमें एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है इस घटना के बाद, और काफ़ी जान माल का भी नुकसान हुआ है। तो ज्योतिष पक्ष से आपके क्या विचार हैं इस बारे में? ये ऐसा क्यों हुआ? आगे जाकर कितना रिकवरी इसमें देखने को मिलेगी? क्या कुछ ग्रह नक्षत्र थे जो ऐसा हुआ? बड़ी भयावह यह दुर्घटना है। न जाने कितना दर्द लोगों ने सहा है, न जाने कितनी पीड़ा इस दुर्घटना से जुड़ी हुई है, बयान करना असंभव है। सभी दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं और जिन परिवारजनों ने अपने सदस्यों को खोया है इस दुर्घटना में, उनको परमात्मा यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यह भी हम प्रार्थना करते हैं। घटना की अगर सारांश देखें तो तारीख 30 जून 2025 को यह दुर्घटना हुई। जो स्थान था वह एक फार्मास्यूटिकल यूनिट है उसकी, और तेलंगाना राज्य में यह दुर्घटना हुई। घटना हुई कि एक बड़े विस्फोट और आग के कारण लगभग 36 से 40 जनों के बीच में लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई और 30 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए। अगर हम भूतकाल में देखते हैं तो ऐसी कुछ दुर्घटनाएं और भी देखने को मिली, जिसमें एक प्रीमियर एक्सप्लोजिव में 4 जनवरी 2025 को भी ऐसी ही दुर्घटना हुई, जिसके बाद उसका शेयर करीब 6% तक नीचे आ गया था। साथ ही देखते हैं तो दीपक नाइट्राइट नाम की भी एक कंपनी है, जिसका 2 जून 2022 दुर्घटना के बाद शेयर 5% तक गिरा और फिर धीरे धीरे वो उभरा। ऐसे ही एथर इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, जिसका 29 नवंबर 2023 को उसके प्लांट में एक विस्फोट हुआ, कुछ आग इत्यादि लग गई, जिसमें भी कुछ 6-7 लोगों की मृत्यु हुई और 20 से 25 लोग घायल हुए। उसके बाद वह अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर तक पहुंच गया था। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो इस प्रकार की भयावह दुर्घटना को ज्योतिष में निम्नलिखित ग्रहों के प्रभाव से जोड़ा जाता है। पहला ग्रह है मंगल। मंगल अग्नि, ताप, विस्फोट और उग्र ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। 30 जून के आसपास मंगल जो था वह सिंह राशि में था और साथ में ही केतु के प्रभाव में था। यह एक बहुत ही तीव्र और दुर्घटना प्रवण स्थिति होती है। केतु अचानक अप्रत्याशित घटनाओं, गैस, विस्फोट और रसायनों का प्रतीक माना जाता है। केतु का मंगल पर प्रभाव अग्निकांड, विस्फोट या रासायनिक दुर्घटनाओं को जन्म दे देता है। तीसरा ग्रह होता है शनि। शनि अगर दूषित हो तो मशीनरी, संरचना, फैक्ट्री व कर्म क्षेत्र में विघटन का कारण बनता है, और उस समय शनि मीन राशि में था। जिस कंपनी की हम बात करते हैं तो चंद्र राशि उसकी कुंभ राशि बनती है, उससे शनि द्वितीय भाव में स्थित था। अब बात करते हैं चौथे ग्रह की, जो राहु है। जब हम
बात करें कुंभ राशि की, तो राहु उस समय कुंभ राशि में स्थित था। राहु रसायन, जहरीली गैस, तकनीकी विफलता और अराजकता का प्रतीक होता है। यह उच्च तकनीक, रसायन और उपकरणों के साथ दुर्घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ाता है। अब ज्योतिषीय कारणों को हम देखते हैं तो मंगल प्लस केतु यह अग्नि और विस्फोट का कारण बनते हैं, और शनि और राहु की द्विद्वादश स्थिति संयंत्र, मशीनरी और रासायनिक तंत्र की विफलता को दर्शाते हैं। ये सभी ग्रह उस समय एक दूसरे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे थे, इसलिए इस दुर्घटना का एक ज्योतिषीय संकेत था, एक ऐसा समय जब अग्निकांड, विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना की संभावना अत्यंत बढ़ जाती है। जी, तो इस वजह से ये हादसा हुआ और ग्रह नक्षत्र इस कंपनी के ऐसे थे, इसलिए ये हुआ। बढ़ते हैं आगे। आगे एक सवाल मेरा ये है, आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे पिछले हफ्ते के बाजार की और आने वाले हफ्ते के बाजार की। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी कि इटली वर्क वीज़ा 2026 जो है उसमें 5 लाख तक वीज़ा जारी करने की बात कही गई है, तो इससे भारतीय नागरिकों को कैसे फ़ायदा होगा? इसमें एजेंट की भी ज़रूरत नहीं होने वाली है, तो आपका क्या कहना है इस पर? इससे कितना फ़ायदा होगा और इटली और भारत के रिश्तों पर क्या कहेंगे आप? कई भारतीय इस योजना को बड़े गौर से देख रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। इटली सरकार ने वर्ष 2025 तक लगभग 5 लाख वर्क वीजा गैर यूरोपियन यूनियन नागरिकों के लिए जारी करने की योजना बनाई है। यह कदम कृषि, निर्माण, होटल, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर आदि क्षेत्रों में उनके वहां वर्करों की जो भारी कमी हो रही है उसको देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इससे भारत जैसे देशों के नागरिकों को इटली में काम करने के अवसर मिलेंगे। बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को इटली में वैध नौकरी व स्थायी रेजिडेंसी का मौका मिलेगा। इसमें स्किल आधारित चयन ज्यादा रहेगा। भारत से कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग अधिक बढ़ेगी। इसके साथ साथ इसमें वीजा प्रक्रिया काफी आसान रहने वाली है। नई नीति के अनुसार नियोजकों और श्रमिकों के बीच सीधी प्रक्रिया संभव होगी। ग्रहों की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति बृहद विस्तार का ग्रह माना जाता है। 2025 में बृहस्पति मिथुन राशि में है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शिक्षा, व्यापार और एक्सपेंशन को बढ़ाता है। बृहस्पति का यह गोचर विदेश गमन, कार्य संबंध और सरकारी नीति विस्तार के लिए बेहद ही अनुकूल है। दूसरा ग्रह आता है शनि। शनि वर्कर्स को, डिसिप्लिन को, कर्म और सरकार को प्रतिनिधित्व करता है। शनि इस समय मीन राशि में है। यह श्रमिक वर्ग और मैन्युअल वर्कर से जुड़ा ग्रह है। शनि का यह गोचर नीति निर्माण और श्रमिकों के अधिकार पर सरकार का ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा होता है राहु और केतु की धुरी। राहु कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में। यह माइग्रेशन, रोजगार परिवर्तन और वैश्विक श्रमिक गतिशीलता को दर्शाता है। साथ ही हम देखते हैं तो शनि के ऊपर वर्तमान में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु और शनि का परस्पर दृष्टि का संबंध बना हुआ है। यह वैश्विक संबंध, समझौतों, वर्क परमिट और सामूहिक निर्णयों के लिए बेहद ही अनुकूल संयोजन है। जी, तो कुल मिलाकर ये जो खबर है ये अच्छी है भारतीयों के लिए। उनको आगे जाकर इटली में काम करने का मौका मिलने वाला है, उनको काफ़ी सहूलियत होने वाली है अगर उनको बाहर काम करने की इच्छा है तो। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सेगमेंट है पिछले हफ्ते का बाजार कैसा रहा, हमें बताएंगे पंडित जी, और बताएंगे कि आने वाला जो हफ्ता है उसे आप कैसे देखते हैं, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, किस दिन क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या कुछ आगे होने वाला है, सब कुछ हमें बताएंगे आचार्य जी। बताइए सर। जैसा पिछले एपिसोड में बताया गया था, 2 और 3 जुलाई महत्वपूर्ण थी, इसकी संभावनाएं इस एपिसोड में बताई गई थी। 2 जुलाई को सेबी ने बीएसई और एनएसई के लिए कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट लागू किया, जिससे इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी बेहतर होने की उम्मीद है। 3 जुलाई को अगर हम बात करें तो अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट पर डेरिवेटिव्स के जरिए इंडेक्स में मैनिपुलेशन का आरोप लगाते हुए उसे भारतीय मार्केट में ट्रेडिंग का प्रतिबंध लगा दिया गया है। 3 जुलाई को हमने एक और बात कही थी कि लेवल्स पर नजर रखनी है, और काफी हद तक इस दिन वॉलेटिलिटी देखने को मिली। दिन की शुरुआत में
निफ्टी ने 25,505 पर खुलने के साथ में उछाल के साथ 25,587 के उच्च स्तर को छुआ। हालांकि मध्य सत्र में बिकवाली तेज हुई, जिससे 25,384 तक यह गिरावट गई। अंततः बंद यह 25,405 के आसपास हुआ, जो शुरुआती स्तर से काफी नीचे है। इसे साफ होता है कि बाजार ने वॉलेटाइल ट्रेडिंग काफी हद तक दर्ज की। 7 जुलाई 2025 को चंद्रमा और शुक्र आमने सामने यानी ओपोजिशन में होंगे। यह ज्योतिषीय घटना वित्तीय बाजार पर कुछ विशेष प्रभाव डाल सकती है। जब भी ये दोनों ग्रह आमने सामने होते हैं तो भावनात्मक असंतुलन और अस्थायी भ्रम उत्पन्न हो सकता है। निवेशक जो इन्वेस्टर है वह भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। पैनिक सेलिंग या फिर इंपल्सिव बाइंग की संभावना इस दौरान बन जाती है। लेकिन शुक्र का अपनी राशि में होने से कॉस्मेटिक, फैशन और वेलनेस कंपनियों के शेयरों में गतिविधि काफी अधिक इस समय बढ़ सकती है। सोने की कीमतों में भी तेज बदलाव हो सकते हैं, कभी अचानक बढ़त, कभी अचानक गिरावट। इसीलिए 7 से 11 जुलाई के बीच सावधानी पूर्वक ट्रेडिंग करना उचित रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स 3 आ रही है इस बार, 7 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, क्योंकि वॉलेटिलिटी का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए इस बार 3 तारीखों पर हमारी नजर रहेगी। जी, तो आचार्य जी ने बताया 7, 10 और 11 जुलाई को हमारे व्यूअर्स सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनको थोड़ा ध्यान से मार्केट में जाने की ज़रूरत है। कोई भी दाव लगाने से पहले सोच लें, और ये बड़ी डेट्स हमें आचार्य जी बता रहे हैं। अगला जो हमारा सेगमेंट है ज़ोडिएक साइंस, किन राशि पर शेयर मार्केट के कौन से सेक्टर को उपयुक्त माना जाता है, उस पर भी चलेंगे। एक सवाल उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वृद्धि रेटिंग दर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% रखा है, तो इससे माना जा रहा है कि डोमेस्टिक कंजप्शन में भी सुधार की उम्मीद है। तो आपका क्या इससे विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योतिष कारण इसके पीछे क्या है और इससे भारतीय शेयर मार्केट को क्या कुछ फायदा होगा? जी, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% कर दिया है। इस संशोधन के पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। एक तो सामान्य से बेहतर मॉनसून, दूसरा ब्याज दरों में कटौती और तीसरी सरकार की ग्रामीण सहायता योजनाएं। पहला, अगर अच्छे मॉनसून की हम बात करें तो इसमें बृहस्पति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। 2025 के मध्य में बृहस्पति का गोचर जो कि मिथुन राशि में हो रहा है, यह वर्षा, कृषि और भावनात्मक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। वायु तत्व में स्थित होकर यह वर्षा को प्रचुर करता है। यह मानसून को सामान्य से बेहतर बनाने में सहायक ग्रह स्थिति है। दूसरी बात आती है ब्याज दरों में कटौती। इसमें शुक्र, बुध और शनि का योगफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्र जहां वित्त, बैंकिंग और उपभोक्ता संतुलन का ग्रह है, जब शुक्र शनि से दृष्ट है तो ब्याज दरों में स्थिरता या कटौती होती है। बुध का और शनि का जब भी सामंजस्य बैठता है तो नीति और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णयों को दर्शाता है, जो दरों में कटौती के अनुकूल है। तीसरी बात आती है ग्रामीण योजनाओं की। इसमें शनि और चंद्र का संतुलन हमें देखना होता है। शनि जो कर्म फल का और आमजन जो कॉमन पर्सन है उससे संबंध रखता है। शनि इस समय मीन राशि में है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक सहायता और योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा जो कि जनता और कृषि का कारक है, इस राशि से जो कर्क राशि है उससे 9th भाव यानी भाग्य भाव से संबंध शनि अभी रख रहा है। कृषि आधारित योजनाओं की सफलता को यह शनि दर्शाता है। क्रिसिल के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाकर 6.5% करना पूर्णतः ग्रहों के अनुकूल और संयोगों के अनुकूल है। बृहस्पति का शुभ गोचर, मानसून में अनुकूलता, शनि का प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों पर सरकार का ध्यान, शुक्र और बुध वित्तीय नीतियों में सटीकता और लाभ, यह एक धन योग, कृषि योग और जन कल्याण योग के रूप में ग्रहों की अनुकूलता को दर्शाता है। जी,
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आचार्य जी हमें बताएंगे किस राशि के लिए कौन सा सेक्टर सही होता है। एक एक करके राशियों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कौन से सेक्टर में निवेश का सही मौका है। आचार्य जी बताइए। ज्योतिष चक्र की पहली राशि है मेष राशि। इसका ग्रह प्रभाव हम देखते हैं तो द्वादश भाव में शनि और लाभ भाव में गुरु है। वित्तीय योग अगर देखते हैं तो पुराने कर्ज या फिर विदेशी निवेश से राहत की संभावनाएं आपके लिए विद्यमान है। किसी प्रोजेक्ट या निवेश का परिणाम अब आपको आता दिख सकता है। आपके लिए सुझाव है कि विदेश से जुड़े व्यापार या डिजिटल सेक्टर पर आप फोकस करें। ज्योतिष चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। ग्रह प्रभाव हम देखते हैं तो लाभ भाव में शनि और द्वितीय भाव में गुरु विद्यमान है। वित्तीय योग की दृष्टि से सेविंग और स्थायी निवेश से आपको लाभ की संभावना है। स्थायित्व में वृद्धि और सोना चांदी में विचार करना आपके लिए लाभदायक है। एफडी, लॉन्ग टर्म फंड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स पर भी आप विचार कर सकते हैं। ज्योतिष चक्र की तीसरी राशि है मिथुन, जेमिनी। ग्रह प्रभाव लगन में इस समय गुरु विद्यमान है और दशम में शनि महाराज स्थापित है। नेतृत्व और नया व्यापार आरंभ करने के लिए यह श्रेष्ठ समय है। प्रमोशन, क्लाइंट गेन और पब्लिक डीलिंग से आपको लाभ मिल सकता है। आपके लिए सुझाव है कि लघु निवेशों की जगह आप दीर्घकालिक व्यूह रचना को अपनाएं। लॉन्ग टर्म विजन आप जितना रखेंगे उतना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। चौथी राशि है कर्क राशि। नवम भाव में आपके शनिदेव विद्यमान है और व्यय भाव में गुरु। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा में आपका खर्च इस समय संभव हो सकता है। निवेश को जरा सोच समझ कर करें, कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है। रिस्क वाले निर्णयों को आप टालेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बॉन्ड्स पर आप नजर रख सकते हैं। ज्योतिष चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। अष्टम भाव में शनि और लाभ भाव में आपके गुरु है। दो बड़े ग्रहों की हम बात कर रहे हैं। वित्तीय योग अगर देखते हैं तो अचानक लाभ या अचानक हानि आपके पास संभव है। स्पेकुलेटिव आपके लिए प्लैनेट्स कुछ बने हुए हैं। आपके लिए विशेष टिप्पणी यह रहेगी कि क्रिप्टो, स्टार्टअप या शेयरों से अप्रत्याशित लाभ आपको परिणाम कुछ आपको मिल सकता है। आपके लिए सुझाव है कि अनावश्यक अनवांटेड जोखिम से आपको बचना है। कोई रिस्क आपको अनवांटेड नहीं लेना है। आप जांचे परखे फिर ही आप कोई काम में आगे बढ़े। ज्योतिष चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। आपके सप्तम भाव में शनि और दसम भाव में गुरु है। साझेदारी, पार्टनरशिप, व्यापार या कंसल्टेंसी से आपको लाभ हो सकता है। क्लाइंट रिलेशनशिप और टीम वर्क से आपकी आर्थिक वृद्धि, फाइनेंशियल ग्रोथ संभव है। संयुक्त निवेश या व्यापार आप सोच समझकर ही करें, यह हमारा आपके प्रति सुझाव है। तुला राशि। षष्ठम भाव में शनि एवं भाग्य भाव में गुरु की स्थिति काफी उत्तम स्थिति है। ऋण मुक्ति, नौकरी में स्थायित्व और पदोन्नति के योग आपके लिए बने हुए हैं। कोई पुराना कोर्ट केस अगर आपके ऊपर चल रहा है या पुराना कर्ज कोई आपने लिया हुआ है तो उससे आपको राहत इस समय मिल सकती है। आपका एचआर जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज और हेल्थ सेक्टर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अष्टम राशि आती है वृश्चिक राशि। पंचम भाव में शनि और अष्टम भाव में गुरु। इनका परिणाम होता है कि रिसर्च में रुचि बढ़ती है और रिसर्च से, ट्रेडिंग से और क्रिएटिव बिजनेस से ही लाभ की संभावनाएं भी बढ़ती है। तकनीकी, टेक्नोलॉजी और गूढ़ विषयों से जुड़े कामों में आपको धन लाभ होगा। कोई जो रिसर्च से रिलेटेड वर्क है उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शेयर मार्केट में रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। ज्योतिष चक्र की नौवीं राशि है धनु राशि। चतुर्थ भाव में शनि और सप्तम भाव में गुरु है। अब वित्तीय योग अगर देखते हैं तो पारिवारिक संपत्ति और जॉइंट वेंचर में उन्नति के योग इसमें बनते हैं। अचल संपत्ति से लाभ के योग और घर कार संबंधित योजनाओं के सफल होने की भी गुंजाइश बन जाती है। आप रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर संबंधित क्षेत्रों पर आप विचार कर सकते हैं।
ज्योतिष चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। ग्रहों का प्रभाव हम देखते हैं तो तृतीय भाव में शनि और षष्ठम भाव में गुरु है। वित्तीय योगों की दृष्टि से लेखन, मीडिया, मार्केटिंग के क्षेत्रों से आपको आय के नए साधन बन सकते हैं। तकनीकी ज्ञान और डिजिटल स्किल से आपको कुछ हद तक लाभ हो सकता है। आप ऑनलाइन स्किल और सेवा से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उन पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो उत्तम रहेगा। ज्योतिष चक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में विद्यमान है फिलहाल राहु देव, द्वितीय भाव में है शनिदेव और पंचम भाव में है गुरुदेव। वित्तीय योगों की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन आय में वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। विशेषकर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित निवेश है, बुद्धि आधारित निवेश है, उसमें स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्टार्टअप्स आपके लिए कुछ हद तक लाभदायक हो सकते हैं। डिजिटल मनी के ऊपर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ज्योतिष चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, लगन में शनि और चतुर्थ में गुरु। वित्तीय योगों पर इनका प्रभाव जो देखते हैं वह है घर, वाहन और कृषि संबंधित संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। अनुशासन से संचालित निवेश योजनाओं में आपको सफलता मिल सकती है। बहुत ही डिसिप्लिन में आपको चलने की जरूरत है। डिसिप्लिन में आप चलेंगे तो जरूर ही आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के फंड से कुछ हद तक लाभ मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका, हमें हर एक राशि के हिसाब से कौन सा सेक्टर उनके लिए उपयुक्त है निवेश के लिहाज से बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक व्यूअर का भी सवाल है, पिछले एपिसोड में आया था। व्यूअर्स का कहना है कि इन विच स्टॉक इन्वेस्टमेंट टू बी डन, मतलब किस सेक्टर में, किस स्टॉक में उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये भी ज़रा बता दीजिए। ज्योतिष में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले व्यक्तिगत कुंडली को देखा जाता है। कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतरदशा और गोचर ट्रांजिट का असर देखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य दिशा निर्देश होती है जिनके आधार पर यह समझा जाता है कि कौन से ग्रह किन किन उद्योगों और शेयरों से जुड़े होते हैं। निवेश से पहले यह देखना भी जरूरी होती है कि जन्म कुंडली में कौन से ग्रह बलवान है, कौन से ग्रहों के योग धन कमाने या फिर शेयर बाजार से लाभ देने वाले हैं। साथ ही यह भी देखना होता है कि ये योग शुभ है या अशुभ। तो हम बात करें ग्रहों की तो सूर्य जहां सरकारी कंपनियों का कारक माना जाता है, चंद्रमा डेयरी उद्योगों का कारक माना जाता है, मंगल रियल एस्टेट और डिफेंस के स्टॉक्स को, सेक्टर को प्रतिनिधित्व करता है, बुध बैंकिंग सेक्टर को, गुरु फाइनेंस और एजुकेशन संबंधित सेक्टर को, शुक्र लग्जरी आइटम और मीडिया और ऑटोमोबाइल्स कॉस्मेटिक सेक्टर को, शनि जो आयरन, स्टील, माइनिंग रिलेटेड, कोयला, तेल इत्यादि को प्रतिनिधित्व करता है, राहु टेक्नोलॉजी, एविएशन को और केतु रिसर्च और बायोटेक इत्यादि सेक्टर को प्रतिनिधित्व करता है। सावधानियां जो रखनी होती है कि राहु और केतु की अगर कोई आपके दशा या अंतरदशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है तो उसमें निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी जन्म पत्रिका आपकी कुंडली के अनुसार अनुकूल ग्रह, दशा और विशिष्ट सेक्टर का जो चुनाव होता है वह ज्योतिष के आधार पर सुझाव आपको मिल सकता है। शेयर बाजार में वैसे निवेश केवल ज्योतिष से ही नहीं बल्कि वास्तविक मार्केट एनालिसिस, फंडामेंटल टेक्नोलॉजी के साथ करें। इसीलिए किसी अनुभवी, प्रमाणिक, प्रशिक्षित सलाहकार की सलाह लेकर ही अपनी आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि अनुसार आपको काम करना चाहिए। जी, तो गुरुजी ने, आचार्य जी ने हमें सावधानियां भी बता दी, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दे दिए और उन्हें बता दिया कि किस सेक्टर में निवेश करना उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। मैं आचार्य जी को शुक्रिया बोलना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए और बाजार में राशि से संबंधित निवेश सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्रीमन नारायण।
तो राशि और बाजार का कनेक्शन तो आपने देख लिया, कैसे होता है, राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में आपके निवेश पर असर, ये सब कुछ हमने आज के एपिसोड में जाना। अगर आपके पास निवेश को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ सकते हैं। हम एस्ट्रो मनी के जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आपके सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए एस्ट्रो मनी में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे ग्रह और बाजार की चाल। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।